इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। तो भाई हमारी आज की डिस्कशन के अंदर जिस टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करने लगे हैं वो हमारे पास होगा क्लासिफिकेशन ऑफ कोर डेटा। तो लास्ट टाइम हमने फाइलम कोर डेटा के कुछ जनरल कैरेक्टर्स के ऊपर डिस्कस किया था, आज हम उसको क्लासिफाई करने की कोशिश करते हैं। देखो बेटा, कोर डेटा को हमने दो क्लासेस के अंदर डिवाइड किया है। इसमें जो पहली क्लास है उसको हम क्रिएनेटा कहते हैं, या उसी का दूसरा नाम वर्टिब्रेट है। मैं बताता हूँ कि क्यों। अच्छा, जो हमारे पास दूसरी क्लास है उसको ए क्रिएनेटा कहते हैं या उसको प्रोटोकोडेटा कहते हैं। अच्छा, इन दोनों को आगे बढ़ने से पहले मैं एक सिनेरियो आपको समझा देता हूँ जिसकी वजह से आज का पूरा लेक्चर आपका आसान हो जाएगा। देखो बेटा, चाहे हमारे पास क्रिएनेटा हो चाहे हमारे पास एक क्रिएनेटा हो, दोनों के पास ब्रेन मौजूद होता है। ये बात आप कान खोल के सुन लो। ये देखो क्रिएनेटा है, इसके पास इसका ब्रेन मौजूद है, और ये हमारे पास एक क्रिएनेटा है, इसके पास भी इसका ब्रेन क्या है, मौजूद है। तो फिर फर्क कहाँ पे आता है? फर्क यहाँ पे आता है कि हमारे ब्रेन के ऊपर हमारी लगी हुई है खोपड़ी, जिसे हम स्कल कहते हैं। भाई लगी हुई है, नहीं लगी हुई? अब ये जो खोपड़ी है ना, ये खोपड़ी बनी हुई है 8 हड्डियों की, 8 बोन्स की बनी हुई है। इन 8 बोन्स को कहा जाता है क्रेनियम। क्या कहा जाता है इनको? और क्रेनियम को कहा जाता है ब्रेन बॉक्स। अच्छा, इसको पता है ब्रेन बॉक्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रही हैं। ये जो 8 हड्डियां हैं, ये जो क्रेनियम है ना, इसको ब्रेन बॉक्स कहा जाता है क्योंकि ये हमारे ब्रेन को प्रोटेक्शन दे रही है, उसकी हिफाजत कर रही है। तो जिसके ऊपर, ब्रेन के ऊपर ये स्कल मौजूद होगी, ये 8 हड्डियां मौजूद होंगी, ये क्रेनियम मौजूद होगा, ये ब्रेन बॉक्स मौजूद होगा, उसे कहा जाएगा क्रिएनेटा। और जिसके ऊपर ये 8 हड्डियां मौजूद नहीं होंगी उसको कहा जाएगा एक्रिएनेटा। तो देखो, ब्रेन तो दोनों के पास मौजूद है, लेकिन फर्क ये है कि इसके पास क्रेनियम मौजूद है और इसके पास क्रेनियम मौजूद नहीं है। तो जिसके पास क्रेनियम होगी उसको कहा जाएगा क्रिएनेटा, और जिसके पास क्रेनियम मौजूद नहीं होगी उसको कहा जाएगा एक्रिएनेटा। मुझे उम्मीद है कि ये वाली बात आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अच्छा, उसके बाद दूसरे दूसरे नाम है, इसका वर्टिब्रेट है, इसका प्रोटोकोडेटा है। क्यों भाई? आप लोगों ने, जब हमने स्टार्ट किया था फाइलम कोडेटा को, तो हमने कहा था कोडेटा का जो भी मेंबर होगा उसके अंदर 3 इंपॉर्टेंट फीचर होंगे। एक नर्व कोड, दूसरा फ्रेंजर गिल स्लिट, और तीसरा यहाँ पे ये मैंने बनाया जिसका नाम हमने क्या रखा था, नोटोकोड रखा था, अगर आप लोगों को याद हो। अच्छा, हमने कहा था कि कुछ मेंबर ऐसे होंगे जिनके अंदर ये नोटोकोड आगे चल के जब ये बड़े होंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। अच्छा, कुछ ऐसे मेंबर भी होंगे जिनमें ये नोटोकोड सारी जिंदगी नोटोकोड रहेगा, पर ये आगे वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट नहीं होगा। तो जिनके अंदर ये वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट होगा उनको कहा जाएगा वर्टिब्रेट, और जिनके अंदर ये वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट नहीं होगा, सारी जिंदगी नोटोकोड बन के रहेगा, उसको क्या कहा जाएगा, प्रोटोकोडेटा कहा जाएगा। अच्छा देखो, मेरी इस डिस्कशन से हमारी आगे की डिस्कशन आसान हो गई। आप समझोगे भी आसानी से और मैं आपको समझा भी आसानी से पाऊंगा। तो आज तो हम सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिस्कस करेंगे, एक क्रिएनेटा के ऊपर। क्रिएनेटा को आज हम टच नहीं करेंगे। तो आओ हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास ए क्रिएनेटा। तो ये कहता है कि जैसा कि इनका लफ्ज आपको इनके नाम से पता चल रहा है कि इनके पास क्रेनियम नहीं होगा, तो लिहाजा इनका ब्रेन जो है वो प्रोमिनेंट नहीं होगा। बच्चे कहते हैं कि इनका ब्रेन ही नहीं होगा। ब्रेन होगा लेकिन वो प्रोमिनेंट नहीं होगा। हमारी ये खोपड़ी होती है ना, तो पता चल जाता है कि हाँ भाई यहाँ पे इसका ब्रेन है। अब इसकी खोपड़ी नहीं है तो हमें पता नहीं चलेगा कि इसका ब्रेन कहाँ पे है, पर ब्रेन इसका होता जरूर है। अच्छा, ये तो हो गई पहली शर्त। दूसरी शर्त ये है इस क्लास की कि इसके अंदर जो नोटोकोड है ना, वो सारी जिंदगी नोटोकोड बन के रहेगा, वो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर डेवलप कभी भी नहीं होगा। इस क्लास को और अच्छे तरीके से समझने के लिए हमने इसको दो फर्दर सब क्लासेस के अंदर डिवाइड किया है। एक क्लास का नाम है यूरोकोडेटा और दूसरी क्लास का नाम है सिफेलोकोडेटा। अच्छा, यहीं पे मैं इनको आसान करके समझाऊं। देखो, ये हमारे पास एक एनिमल है, सही है, और ये हमारे पास एक दूसरा एनिमल है। ये हमारे पास दो एनिमल है, इसी क्लास के दोनों एनिमल की मैं बात कर रहा हूँ। इनको चेंज करते हैं और ये हमारे पास दूसरा है। अच्छा, अगर हमारे पास कोई ऐसा एनिमल है, अब ये इसका क्या है, हेड, और ये इसकी क्या है, टेल। ये इसका क्या है, हेड, और ये इसकी क्या है, टेल। हमारे पास कोई ऐसा एनिमल है जिसका नोटोकॉर्ड सिर्फ और सिर्फ उसके टेल वाले रीजन में मौजूद है, तो ऐसे एनिमल को आप कहते हो यूरोकोडेटा। और ऐसा एनिमल जिसका नोटोकॉर्ड
हेड से लेके शुरू होता है और टेल पे जाके क्या होता है, खत्म होता है, ऐसे एनिमल को आप क्या कहते हो, सिफालोकोडेटा कहते हो। मुझे उम्मीद है कि ये दोनों आपको समझ बहुत अच्छे तरीके से आ गए होंगे। अब हम अंदर चल के इनकी थोड़ी सी क्या पढ़ लेते हैं, डिटेल भी पढ़ लेते हैं। तो भाई सबसे पहले हमारे पास कौन सा है, सबसे पहले हमारे पास है यूरोकोडेटा। और मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो यूरोकोडेटा है, इसका जो नोटोकोड होगा ना, देखो वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे मौजूद है, टेल के अंदर। आपने इतना याद रख लिया ना, बस इतना ही बहुत है। आगे जो चीजें मैं बता रहा हूँ वो भले आप याद रखो ना रखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, इन यूरोकोडेटा को दूसरा ट्यूनिकेटा भी कहा जाता है। क्यों ट्यूनिकेटा कहा जाता है यानी ट्यूनिकेट्स कहा जाता है, क्योंकि फॉर सपोज करो कि ये अगर पूरा का पूरा आपका यूरोकोडेटा का कोई एनिमल है ना, तो ये एक बैग के अंदर बंद है, एक लेयर के अंदर इस तरह का एक बैग है, इस बैग के अंदर ये बंद होता है। इस बैग को कहा जाता है ट्यूनिक, और इस ट्यूनिक बैग की वजह से इसको दूसरा क्या कहा जाता है, ट्यूनिकेटा कहा जाता है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, दे आर आल्सो कॉल्ड एज ट्यूनिकेटा या ट्यूनिकेट्स, क्योंकि इनकी बॉडी एक सेक के अंदर, एक बैग के अंदर बंद होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, ट्यूनिक कहते हैं। इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप इसको याद रखो, बस आपने ये याद रख लिया ना कि यूरोकोडेटा के वो मेंबर होते हैं जो कि एक रेनेटा से बिलोंग करते हैं, और इनका जो नोटोकोड होता है वो टेल में। बस समझो कि आपने जंगे बदर में हिस्सा ले लिया। अच्छा, ये जो है मोस्टली मैरीन भी होते हैं, ये सेसाइल होते हैं, मूव वगैरह ये कभी भी नहीं करते। इनकी दो ओपनिंग होती हैं, एक को हम कहते हैं इन करंट या बक्कल साइफन, या दूसरी को हम कहते हैं एक्स करंट या एट्रियल साइफन। बहुत आसान है, परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपने स्पंज पढ़ी थी ना, स्पंज, ये हमारे पास स्पंज थी। एक आपने पढ़ा था कि स्पंज की बड़ी ओपनिंग होती है इस तरह से, आपने इसको नाम दिया था किसका, ऑस्क्यूला का। अगर आप लोगों को याद हो, आप लोगों की रिवीजन करवा रहा हूँ। बाकी इसकी छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं जिसको आपने नाम दिया था ओस्टिया का। तो ओस्टिया से पानी अंदर आ रहा था, और इसी पानी के अंदर काम की चीजें ये एब्जॉर्ब कर रहा था। बाकी जो भी पानी था फिर इस बड़ी ओपनिंग से, ऑस्क्यूलम से, इसको बाहर निकाल रहा था। तो आने वाले को कहते हैं इनकरेंट, जाने वाले को कहते हैं एक्सकरेंट पोर, और इनको साइंटिफिकली ऑस्क्यूलम कहा था, और इनको साइंटिफिकली ओस्टिया कहा था। सेम इसी तरीके से ये जो आपके ट्यूनिकेट्स होते हैं ना, इनकी भी इस तरह से दो ओपनिंग होती हैं। अब एक ओपनिंग जो होती है जिससे पानी अंदर आता है, जिससे पानी क्या होता है, अंदर आता है, उसको कहा जाता है इनकरेंट, पानी अंदर आ रहा है, और इसका साइंटिफिक नाम है बक्कल साइफन। और इसी तरह से इसकी एक दूसरी ओपनिंग होती है जहां से पानी क्या हो रहा होता है, बाहर जा रहा होता है, उसको कहा जाता है एक्स करंट या एट्रियल साइफन। बहुत आसान है, कहीं पे मुश्किल नहीं है। इन करंट से पानी अंदर आता है, एक्स करंट से पानी बाहर जाता है। इनके साइंटिफिक नाम है, आप याद रखें या ना रखें आप लोगों की मर्जी, लेकिन जस्ट बुक में लिखा हुआ है तो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। और आप लोगों की आसानी के लिए देखो मैं लिख भी देता हूँ कि जो इन करंट ओपनिंग है वहां से फूड एंड ऑक्सीजन इसकी बॉडी के अंदर इंटर होगी, और फिर वो एक्सचेंज होने के बाद जो भी पानी ज्यादा होगा वो एक्स करंट ओपनिंग से जो भी एक्सक्रीटरी वेस्ट होगा, या जो गैमेट्स होते हैं बाहर निकालते हैं ये फर्टिलाइजेशन के लिए, वो उस ओपनिंग से क्या होंगे, बाहर चले जाएंगे, जिसे हम एट्रियल साइफन कहते हैं या जिसे हम एक्स करंट पोर कहते हैं। बहुत आसान है। अच्छा, ये कहता है कि ये खुद तो देखो हमने पढ़ा कि सेसाइल होते हैं ना, लेकिन इनका जो लार्वा होता है ना, लार्वा, वो इनका मोटाइल होता है। और इसके लार्वा के अंदर तीनों फीचर्स होते हैं, नर्व कॉर्ड भी होती है, फरेंजर गिल स्लिट्स भी होते हैं, नोटोकॉर्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो कोडेटा की शर्त है ना भाई, कोडेटा के अंदर आप उस मेंबर को रखोगे जिसमें ये तीन फीचर्स होंगे। मैं पिछली क्लास के अंदर बता चुका हूँ। लेकिन ये खुद जब बड़े हो जाते हैं तो सेसाइल होते हैं, लेकिन जब इनके छोटे बच्चे जो लार्वा होते हैं ना, वो क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं। अच्छा, फिर क्या होता है, फिर एक ऐसा स्टेज आता है कि जैसे इनके लार्वा मेच्योर होने लगते हैं ना, तो वो अपनी पूंछ को लूज कर देते हैं, जिनकी वजह से ये मूवमेंट कर रहे होते हैं, मोटाइल होते हैं। और इस प्रोसेस को कहा जाता है रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। तो आप लोगों को कुछ याद आया? मैंने आप लोगों से कहा था कि जब हमने मेटामॉर्फोसिस पढ़ी थी तो मैंने कहा था वो तीन किस्मों की होती है। एक तो मैंने आपको वहीं पढ़ा दी थी कंप्लीट, दूसरी मैंने पढ़ाई थी इनकम्प्लीट, तीसरी आज पढ़ा रहा हूं जिसको क्या कहा जाता है, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। और इसमें ट्यूनिकेट्स जाते हैं, इसमें यूरोकोडेटा जाते हैं, जब उनके बच्चे अपनी पूंछ को लूज कर देते हैं और फिर वो क्या बन जाते हैं, सेसाइल बन जाते हैं, नॉन मोटाइल बन जाते हैं। सही है बच्चा? मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। और इसकी मिसाल हम किसकी देते हैं, एसिडिया की देते हैं। सही है? तो बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि सर किसी एक यूरोकोडेटा की मिसाल तो दें, या किसी एक रेनेटा की मिसाल दें, तो वो आपका बेटा कौन सा है, एसिडिया है। अच्छा, इसको यहाँ पे हम देख भी ले लेते हैं। ये देखें, ये वाला जो इसका है, ये इसका बक्कल साइफन है जहां से पानी अंदर आएगा, और ये इसका एट्रियल साइफन है जहां से पानी क्या होगा, बाहर जाएगा। बाकी इसकी पूरी एनाटमी है, उसको छोड़ दो, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। और यहाँ पे आप देखें कि इसका ये जो नोटोकोड है, ये सिर्फ और सिर्फ इसके कहाँ पे पाया जा रहा है,
यही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये टेल है और टेल में सिर्फ और सिर्फ इसका क्या पाया जा रहा है, नोटोकोड। बाकी हेड रीजन के अंदर आपको इसका नोटोकोड नहीं मिलेगा। अच्छा, अब हम दूसरी क्लास पढ़ लेते हैं जिसका नाम क्या है, सिफालोकोडेटा। और मैंने आपको बताया कि इनको सिफालोकोडेटा इसलिए कहा जाता है कि इनका जो नोटोकोड होगा वो हेड टू टेल पाया जाएगा। सही है बच्चा। तो ये कहते हैं ये मोस्टली हमारे पास क्या होते हैं, मैरीन होते हैं और इनके अंदर भी तीनों फीचर होंगे। वैसे लिखने की जरूरत तो नहीं है, आपकी बुक में लिखा हुआ है तभी मैंने लिख दिया। नॉरकॉड भी होगा, नोटोकॉड भी होगा, गिलसिलेट भी होगा। क्यों? क्योंकि ये फाइलम कोडेटा से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। इसकी जो मोस्ट कॉमन मिसाल है वो एम्फिशियस है या ब्रांशियोस्टोमा है। कोई जरूरत नहीं है आपको ये नाम याद रखने की, जस्ट आपकी बुक में लिखे हुए हैं तो तभी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। बस आपने ये याद रखना है कि सिफालोकोडेटा हेड टू टेल है और जो यूरोकोडेटा है वो सिर्फ और सिर्फ टेल में होते हैं। उनका नोटोकोड टेल में होता है। ट्यूनिकेट्स उनका दूसरा नाम है। और रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस वाली जो बात है वो आपने याद रखनी है। हम अपनी आज की डिस्कशन को यहीं पे क्या करते हैं, खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर इंशाल्लाह हम किसके ऊपर डिस्कस करेंगे, क्रिएनेटा के ऊपर, जिसका यानी कि प्रोमिनेंट ब्रेन होगा, प्रोमिनेंट जिसकी खोपड़ी होगी, जिसमें हम खुद भी आते हैं। ये मैं दिखा भी देता हूँ। इसका नोटोकोड है, ये देखो इसके हेड से शुरू हो रहा है और इसकी पूरी टेल तक जा रहा है। ये पूरा आप देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा इसका क्या है, ये इसका पूरा का पूरा आपका नोटोकोड है। ये वाला ये जो आपको नजर आ रहा है ये पूरा का पूरा ये इसका क्या है, नोट। तो यहीं पे बेटा हम अपनी डिस्कशन को खत्म करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।